नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है 50 क्वेश्चन की। और इसमें आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये हो जाता है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ये इकोनॉमी का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले इकोनॉमी का एक प्रैक्टिस सेट हमने करा दिया है 50 क्वेश्चन का। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको इससे पहले बाकी सब्जेक्ट के भी 50-50 क्वेश्चन के जो टेस्ट हैं वो ये चल रहे हैं, और बाकी सब्जेक्ट के जो टेस्ट है वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं इकोनॉमी के। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर 11वीं योजना के प्रारूप प्रपत्र के अनुसार लक्षित समृद्धि दर के प्राप्त होने तथा जनसंख्या के 1.5% वार्षिक वृद्धि होने पर एक औसत भारतीय की वास्तविक आय दोगुनी हो जाएगी। तो कितने वर्षों में हो जाएगी ये आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। 5 वर्षों में, 10 वर्षों में, 15 वर्षों में या फिर 20 वर्षों में। और ये बात कही गई है 11वीं जो आपकी योजना है उसके अनुसार। ठीक है, यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है कब से कब तक आई थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना हम आपको बता देते, यह आ जाती है आपकी 2007 से और ये हो जाती है 2012 तक। ठीक, तो ये है आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 12 तक आई है। ठीक है, और इसके अनुसार जो इसका जो प्रपत्र था उसके अनुसार जो लक्षित समृद्धि दर है वो आपका 1.5% वार्षिक होने पर ये जो आपकी आय जो है वो दुगनी हो जाएगी। तो ये 10 वर्षों में दुगनी होने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया था। ठीक है, तो ये हो जाती है 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो प्रारूप प्रपत्र के अनुसार लक्षित समृद्धि दर थी। ठीक है, और 1.5% जो है वार्षिक वृद्धि हुई थी, और इसके अनुसार जो है जो वास्तविक आय थी वो दुगनी हो जाएगी अगले 10 वर्षों में। ऐसा उस समय यहाँ पर जो है अनुमान लगाया गया था। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। तो फिलहाल जो इसका आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे भी जाते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई थी। ये भी अनुमान लगाया गया था सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि का। तो ये भी बात कही गई है जो आपकी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो हमने आपको बताया जो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से और 12 तक ये आई है। ठीक है, तो इतना तो आपको यहाँ पर जान गए होंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो वृद्धि की आशा की गई थी अधिक रोजगार की, तो कृषि में की गई है या निर्माण कार्यों में, विनिर्माण में या फिर परिवहन तथा संचार में। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर माना जाएगा वो हो जाता है निर्माण कार्यों में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो बात की गई है 11वीं पंचवर्षीय योजना की, और यहाँ पर जो कहा गया था जो 7 करोड़ नए जो अवसर थे सृजित करने थे। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए रोजगार के निर्माण कार्यों में। ठीक है, तो कहाँ करने थे, तो निर्माण कार्यों में करने थे, और सबसे अधिक जो रोजगार देने की बात थी वो भी निर्माण कार्यों में थी। ठीक, कितने रोजगार देने, तो लगभग 7 करोड़ के आसपास रोजगार देने की बात वहाँ पर चल रही थी। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा जब निर्माण कार्य में जो 7 करोड़ लोग लगेंगे तो उससे जो है गरीबी में भी कमी आएगी और गरीबी का जो प्रतिशत है वो घट जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से निर्माण कार्यों में ज़्यादा यहाँ पर वृद्धि की उम्मीद की गई थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा यहाँ पर भी करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना का वर्ष 2012 तक गरीबी अनुपात को कितने प्रतिशत घटाने का लक्ष्य रखा गया था। तो जो रोजगार सृजन का लक्ष्य था वो था हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो निर्माण कार्यों में रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया था, और इसके अंतर्गत गरीबी घटाने का भी लक्ष्य था। ठीक है, जितने रोजगार मिलेंगे तो गरीबी घटेगी, लोगों की जेब में पैसा आएगा। तो अब कितना घटाना था, 2%, 2.5%, 10% या फिर 15% का। ठीक है, तो आपको बताना है कितना यहाँ पर गरीबी घटाने का प्रतिशत का अनुमान रखा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये माना जाता है यहाँ पर 10%। ठीक है, तो 10% जो है वो गरीबी कम यहाँ पर करने का लक्ष्य रखा गया था। ये थी बात 11वीं पंचवर्षीय योजना की, और ये 2012 तक जो है ये लक्ष्य आपका रखा गया था 10% गरीबी को कम करने का। ठीक है, तो 7 करोड़ रोजगार जो है ये आपको मिलने थे निर्माण कार्यों में, और उसी से जो है ये आपकी गरीबी यहाँ पर घटाने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने आईआईटी स्थापित किए जाएंगे।
कितने आईआईटी स्थापित किए जाने का जो है लक्ष्य रखा गया था वो भी आपको पता होना चाहिए। आईआईटी यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, इनको आईआईटी कहा जाता है। तो ये भी बात कही है जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो आईटीआई का जो लक्ष्य रखा गया था, ये रखा गया था यहाँ पर 8 जो है आईटीआई बनाने का, 8 आईटीआई बनाने का जो लक्ष्य ये रखा गया था। और इसमें आपकी, और इन 8 के अलावा आपके 30 जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का भी जो है लक्ष्य रखा गया था। तो 30 केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने थे और 8 आईटीआई बनानी थी, ठीक है। और 7 जो है आईआईएम स्थापित करने का भी लक्ष्य रखा गया था। तो आईआईएम कितने बनने थे? तो ये बनने थे यहाँ पर 8 आईआईएम, ठीक। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। 8 आईआईएम हो जाते हैं, 30 केंद्रीय विद्यालय हो जाते हैं, 8 हो जाती हैं आईआईटी, ठीक। तो ये सभी जो है यहाँ पर इनका लक्ष्य रखा गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है हमारा, भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी। भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जो संचयी वार्षिक वृद्धि दर है वो अधिकतम थी किस में? 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में, 7वीं में, 6वीं में या फिर 5वीं में? तो यहाँ कहा गया है जो वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाता है आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में आपकी वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जो संचयी वार्षिक वृद्धि दर थी वो अधिकतम रही है, ठीक है। और कितनी रही है? तो इस योजना काल में 5.6% का जो लक्ष्य वो रखा गया था। कितना था? 5.6% का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जो प्राप्त हुई थी वो हुई थी 6.7%, ठीक है। तो ये बात है आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना की, ठीक। ये भी आपको पता होना चाहिए। आ जाता प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था? पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण, और इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका हो जाता है मानसून की अनुकूलता। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का जो मुख्य कारण है वो हो जाता है मानसून की अनुकूलता, वहाँ पर हो जाती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये कब से कब तक आई थी, इसका ईयर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैचिंग के लिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये आ जाती है आपकी 1951 से, ठीक है, 1951 से आ जाती है, और ये होती है आपकी 1956 तक, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, 51 से 56 तक ये हो जाती है। और ये किस जो है मॉडल पर आधारित थी, ये भी कई बार क्वेश्चन बनता है। तो ये हो जाती है हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित, ठीक है। इससे भी कई बार क्वेश्चन आपका बना है, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। और इस योजना का जो विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 2.1, ये लक्ष्य वहाँ पर जो है निर्धारित किया गया था, लेकिन जो प्राप्ति हुई थी वहाँ पर 3.6% की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है मानसून की अनुकूलता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिखाया गया है, निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों को मेल कराइए। तो मेल कराना है आपको जितनी भी आपकी योजनाएं हैं, ठीक है, इनको और जो कार्यक्रम है इनको आपको मैच कराना है। और इसके नीचे जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा वो भी आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में आ जाता है आपका सामुदायिक विकास, ठीक है। तो एक आपका 2 हो जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ये आपका तीव्र औद्योगिकीकरण इसमें हो जाता है। इसके बाद तृतीय जो पंचवर्षीय योजना है इसमें आपका आधारभूत उद्योगों का प्रसार हो जाता है। चतुर्थ की बात करते हैं तो चतुर्थ में आ जाते हैं आपके जो स्वावलंबन की प्राप्ति और स्थिरता, ठीक है, ये हो जाता है आपका डी का 5। ई की बात करते हैं तो ई का हमारा एक ही बचता है, ई का हमारा 4 हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो होगा वो होगा ए का 2, ए के 2 आपके 3 ऑप्शन में आपके ए के 2 दिए गए हैं। बी का 1 हो जाएगा, और बी का 1 जो है ये आपका 3 ऑप्शन में दिया गया, यहाँ पर भी बी का 1 है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। सी का 3 हो जाएगा, और सी का 3 आपका हो जाता है यहाँ पर डी ऑप्शन में। इसके बाद डी का 5 हो जाएगा और ई का हमारा 4 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये यहाँ पर करेक्ट आपका माना जाएगा।
इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन बनता है वो बनता है यहाँ पर, स्वस्फूर्ति विकास का उद्देश्य किस योजना में अपनाया गया। जो स्वस्फूर्ति विकास का उद्देश्य हो किस योजना में अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था आपका स्वस्फूर्ति विकास का जो उद्देश्य है ये आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो है अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट बिल्कुल माना जाएगा। और जो तीसरी योजना है इसके ऊपर जो है चक्रवर्ती मॉडल का प्रभाव भी देखा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है 8वीं योजना में जीडीपी की वृद्धि दर प्रतिशत प्रति वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। यहाँ पर बात की गई है 8वीं योजना में जीडीपी की वृद्धि दर प्रतिशत जो प्रति वर्ष का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो निर्धारित किया जाता है यहाँ पर 5.6%। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाती है जो आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना है ये आती है आपकी 1992 से। ईयर आपको सभी के याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि मैचिंग के लिए आपको दिया जा सकता है 1992 से, और ये हो जाती है आपकी 1997 तक। ठीक है, ये हो जाती है हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है हमारा, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का नाम जुड़ा हुआ है। जो पीसी महालनोबिस है उनका जो नाम है वो प्रथम योजना से जुड़ा है, द्वितीय से जुड़ा है, तृतीय से या फिर चतुर्थ योजना से जुड़ा है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वितीय योजना से जो है पीसी महालनोबिस का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आपका माना जाएगा। ठीक है, और जो आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसका जो ईयर है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आ जाती है आपकी 1956 से और 1961 तक। ठीक है, 56 में आपकी जो है 56 तक, 51 से जो है 56 तक चली है आपकी पहली पंचवर्षीय योजना, और 56 से चली है आपकी 61 तक। ठीक है, ये चली है आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो इनके सभी के जो है आपको पता होना चाहिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक ये आ जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र गति से वृद्धि के साथ समावेशी विकास था। तो किस पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य है वो तीव्र गति से वृद्धि के साथ समावेशी विकास का हो जाता है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना इनमें से कौन सा करेक्ट माना जाएगा। तो पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य तीव्र गति से वृद्धि का समावेशी विकास का था, तो ये हो जाता है आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना का। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो ईयर है वो हम आपको पहले बता चुके हैं, 2007 से 12 तक हो जाती है। और उस समय आपके जो पीएम हैं वो कौन हो जाते हैं, तो पीएम हो जाते हैं आपके मनमोहन सिंह। ठीक है, ये हो जाते हैं आपके पीएम मनमोहन सिंह जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है प्रधानमंत्री हो जाते हैं। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है वृद्धि के साथ समावेशी विकास इसका लक्ष्य हो जाता है। भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय समपोषणीय वृद्धि था। कौन सी योजना है 5 वर्षीय जिसका जो मुख्य ध्येय है वो हो जाता है समपोषणीय वृद्धि। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य ध्येय था वो था समपोषणीय वृद्धि। और ये 12वीं पंचवर्षीय योजना है तो ये आ जाती है आपकी 2012 से आ जाती है 2017 तक। ठीक है, ईयर तो आपको सभी के याद कर लेना क्योंकि मैचिंग के लिए आपको यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, तो पाई जाती है आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 12 से 17 तक आपकी आ जाती है। इसके बाद भारत में प्रारंभ की गई किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय समपोषणीय विकास था। भारत में प्रारंभ की गई किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय था, वो था समपोषणीय विकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर हो जाता है आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है सेम क्वेश्चन आपका आ गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो समपोषणीय विकास हो जाता है। सेम क्वेश्चन यहाँ पर ये दिखाया गया है। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये माना जाएगा।
तो योजना आयोग की जो स्थापना है ये हो जाती है आपकी 1950 में। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना हो जाती है एक संवैधानिक संस्था के रूप में, और इसका जो गठन है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा किया गया था 1950 में। ठीक है, और अब जो है योजना आयोग के स्थान पर अब आपका नीति आयोग आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो नीति आयोग की जो स्थापना है वो भी आपसे पूछी जाती है कब हुई है, और ये हो जाती है आपकी 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना हो जाती है योजना आयोग के स्थान पर। ठीक है, तो योजना आयोग जो है अब नहीं रहा है, उसके स्थान पर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से आपका स्थापित हो जाता है, और योजना आयोग आया था आपका 1950 में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। अगर इसकी आप फ्री पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, और इसके जो आंसर हैं वो आपको यहाँ पर साइड में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो है इसके आंसर भी लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ के रूप में हम इसको आपको फ्री प्रोवाइड कराते हैं, आपसे कोई भी जो है शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो इसकी अगर आप फ्री पीडीएफ पाना चाहते हैं और इसको टेस्ट के रूप में लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर इसकी फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और बाकी क्लासों की भी फ्री पीडीएफ वहाँ पर दी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है ये किस वर्ष हो जाता है? 1947 में, 52 में, 65 में या फिर 66 में? बात की गई है आपके राष्ट्रीय विकास परिषद की, तो इसका जो गठन है वो हो जाता है आपका 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हो जाती है, और ये हुई है आपकी केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के आधार पर। ठीक है, मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव जो है पारित किया था, उसके आधार पर राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई है, और इसमें राष्ट्रीय विकास जो परिषद है इसमें आपके जो प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंडल के सभी सदस्य जो है, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि और नीति आयोग के सभी सदस्य शामिल होते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसमें कौन कौन शामिल होता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अध्यक्ष आपसे पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष हैं तो इसके अध्यक्ष हो जाते हैं आपके प्रधानमंत्री। ठीक है, तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हो जाते हैं, और ये जो है और ये जो संगठन है जो हमारे देश की विकास प्रक्रिया उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बाध्य माना जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, यहाँ पर भी जो है सेम क्वेश्चन आपका आ जाता है, कब हुआ है? ये क्वेश्चन आपका आरओआरओ की परीक्षा में ही पूछा गया है, और ये पूछा गया है 2021 की परीक्षा में। ठीक है, तो आरओआरओ का ये क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमने आपको बता दिया, तो ये हो जाता है यहाँ पर 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हो जाता है। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है, परिषद कब गठित किया गया था, तो यहाँ पर भी जो है सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 6 अगस्त 1952 इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी ये आ जाता है, और अलग अलग परीक्षाओं में जो है यूपीपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? योजना आयोग थी, उसकी जगह अब नीति आयोग आ गया है। 1 जनवरी 2015 से इसका जो अंत किया गया है योजना आयोग का, ये किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, और योजना आयोग का जो अंत है वो कर दिया गया है, इसकी जगह पर अब नीति आयोग को जो है नीति आयोग आ गया है, और नीति आयोग से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, जैसे वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाते हैं सुमन बेरी। ठीक है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष आपसे पूछे जाते हैं, जो नीति आयोग बना है हमारा उसके जो प्रथम उपाध्यक्ष हैं तो वो हो जाते हैं आपके अरविंद पनगड़िया। ठीक है, तो अरविंद पनगड़िया हो जाते हैं इसके जो है उपाध्यक्ष प्रथम, और वर्तमान में सुमन बेरी जो है इसके जो है उपाध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में पूछा जा सकता है और पहला भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर यह आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है, यानी कि 3 आपको यहाँ पर सत्य देखने को मिलेंगे और एक आपका सत्य हो जाएगा, असत्य ही आपको यहाँ पर बताना है। तो भारतीय
योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, जो भारतीय योजना आयोग है उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अब योजना आयोग के अब जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया है, तो उसके भी अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री ही होते हैं। भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था जो है योजना आयोग है, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था जो है वो योजना आयोग नहीं है। ठीक है, तो योजना आयोग, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सर्वोच्च निर्णय संस्था है वो आपका योजना आयोग नहीं है। तो कौन है, तो वो हो जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये आपकी सर्वोच्च निर्णय संस्था मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा। योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होता है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। जो योजना आयोग का सचिव है वो राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है। जो भारत का प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है, तो ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपसे पूछा गया था जो सत्य नहीं है, तो बी यहाँ पर आपका सत्य नहीं है, बाकी तीन आपके यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाता है निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानेतर संस्था है। कौन सी हो जाएगी जो संवैधानेतर संस्था है, तो यहाँ पर हो जाती है योजना आयोग। योजना आयोग जो है एक संवैधानेतर संस्था है। ठीक है, एक संवैधानेतर निकाय है, और इसका जो स्थान है अब ले लिया है वो नीति आयोग ने। ठीक है, योजना आयोग बंद हो गया है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। नीति आयोग आ गया है 1 जनवरी 2015 से। ईयर आपको यहाँ पर ये याद रखना होगा। और जो आपका वित्त आयोग है इसका जो उल्लेख है वो किया गया है अनुच्छेद 280 में। ठीक है, तो ये तो आपकी एक संवैधानिक निकाय हो जाता है। चुनाव आयोग की बात करेंगे तो ये हो जाता है आपका 324 में। ठीक है, तो आर्टिकल 324 में जो है दिया गया है। और उसी तरह से जो आपका यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग है, तो अनुच्छेद 315 में जो है इसका जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये सभी जो है आपके हो जाते हैं संवैधानिक निकाय, लेकिन योजना आयोग जो है एक आपका संवैधानेतर निकाय माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबंध है। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है वो मुख्य संबंधित हो जाता है किससे, तो ये संबंध हो जाता है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने में। पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने में ये जो है आपका संबंध हो जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है किससे होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है, ये होता है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को जो है एग्जामिनर तरह तरह से आपसे पूछ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। विजन 2020 प्रपत्र तैयार किया गया था, तो ये कैसे तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो विजन 2020 जो प्रपत्र है ये तैयार किया जाता है योजना आयोग के द्वारा। ठीक है, योजना आयोग के द्वारा SP गुप्ता की अध्यक्षता में एक कार्य समिति जो है गठित की गई थी। ठीक है, और इसमें जो है 20 वर्षीय विकास की योजना प्रस्तुत की गई थी, तो इसको कहा जाता है विजन 2020। ठीक, तो योजना आयोग के द्वारा ये तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है नीति आयोग की जो संचालन समिति में, संचालन परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है। नीति आयोग की संचालन परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो राज्य का जो प्रतिनिधित्व करेगा वो करेगा मुख्यमंत्री। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले जो नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना है इसमें आपके कौन कौन आ जाते हैं। तो सबसे पहले नीति आयोग में एक आपके अध्यक्ष होते हैं जो आपके प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके बाद उपाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष को जो है प्रधानमंत्री ही नियुक्त करते हैं। उसके अलावा संचालन परिषद होती है, क्षेत्रीय परिषद होती है, तदर्थ सदस्य होते हैं और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी वहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। इसकी जो पूरी लिस्ट है इस समिति में कौन कौन होते हैं, तो ये आपको
हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है इसकी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और उसमें आपका सब कुछ जो है डिटेल से बताया गया है कौन कौन इसकी प्रशासनिक संरचना में होते हैं। ठीक है, तो अभी आप थोड़ी देर में जाएंगे वीडियो ख़त्म होने के बाद, और वीडियो ख़त्म होने के बाद जब आप देखेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर तो ये लिस्ट आपको यहाँ पर अपलोड मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर देख लेनी है। फिलहाल आपसे पूछा गया है नीति आयोग के संचालन परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो राज्य का करता है यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। कौन हो जाती है एक नोडल संस्था जो सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए जो है स्थापित की गई है। तो एक जो नोडल संस्था है वो मानी जाएगी नीति आयोग। ठीक है, इसको जो है भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है, तो नीति आयोग के बारे में हम आपको सब कुछ पहले ही बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित सकल राष्ट्रीय आय है, तो क्या हो जाती है ये जो आपकी हरित सकल राष्ट्रीय आय है। तो जो आपकी हरित सकल राष्ट्रीय आय है उसमें पर्यावरण क्षरण का भी लेखा जोखा आपको देखने को मिल जाता है, और इस तरह से पर्यावरण का जो जिक्र किया गया है तो जिसमें पर्यावरण का क्षरण का लेखा जोखा भी किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय की जो गणना करते समय जब पर्यावरण की क्षति को भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसको जो है फिर हरित सकल राष्ट्रीय आय कहा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। गिनी गुणांक माप क्या है, जो गिनी गुणांक माप की जो है एक डिटेल वाली वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, अगर वो आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको सभी जो है सब्जेक्ट की मैराथन देखने को मिल जाएगी। कुछ मैराथन वहाँ पर अपलोड की गई हैं और कुछ मैराथन जो है भी तैयार कराई जा रही हैं, तो 1-2 दिन में जो है आपको कई मैराथन देखने को वहाँ पर मिल जाएंगी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर आय वितरण की असमानता का। ठीक है, तो जो गिनी गुणांक माप करता है वो करता है आय वितरण की समानता का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आय की असमानताओं को नहीं मापता है। कौन सा हो जाएगा जो यहाँ पर आय की असमानताओं को नहीं मापता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय जो है ये आय की असमानताओं को नहीं मापता है। ठीक है, तो आय की जो असमानताओं को मापता है उसमें आपका एक तो आपका लोरेंज वर्क हो जाता है, एक आपका गिनी गुणांक हो जाता है। ठीक है, और एक आपका हो जाता है विभिन्न आय वर्गों में जनसंख्या का प्रतिशत। लेकिन जो प्रति व्यक्ति आय है वो जो है आय की असमानताओं को नहीं मापता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है कौन कौन जो है आय की असमानताओं को मापता है, तो लोरेंज वर्क हो जाता है, वक्र हो जाता है, गिनी गुणांक हो जाता है और विभिन्न आय वर्गों में जनसंख्या का प्रतिशत भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से जब हम भाग देंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, तो ये मिल जाता है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलती है, तो जब आप प्रति व्यक्ति आय आपको निकालनी है तो ऊपर रखेंगे आप सकल राष्ट्रीय आय और उसको कुल जनसंख्या से जब भाग देंगे तो आपकी प्रति व्यक्ति आय निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रति व्यक्ति आय आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय बराबर होती है। जो बाजार मूल्य है उन पर राष्ट्रीय आय बराबर होती है, तो कौन सी होती है राष्ट्रीय आय बराबर। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाता है साधन लागत पर राष्ट्रीय आय का परोक्ष करों का जोड़। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय का जो परोक्ष करों का जोड़ है वो बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय बराबर यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न कारण से जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। तो श्रम की जो भागीदारी है वो कम है, किस में कम है, मजदूरी की तुलना में, कीमत की तुलना में लाभ कम, कीमत की तुलना में लाभ कम, कीमत की तुलना में मजदूरी कम। तो कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। आपसे पूछा गया है निम्न कारण से जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम है, तो जो श्रम की भागीदारी कम है वो कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। इस वजह से जो है मजदूरी कम होने के कारण से
इस तरह से जो है जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो मुद्रा जो है पूर्ति को नहीं शामिल किया जाएगा। खान को शामिल किया जाएगा, बांध को किया जाएगा और पशुधन को भी किया जाएगा, लेकिन मुद्रा पूर्ति को शामिल नहीं किया जाएगा राष्ट्र की संपदा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से ध्यान रखा जाता है। तो ध्यान रखा जाता है, किसका ध्यान रखा जाता है? तो यहाँ पर जो ध्यान रखा जाएगा वो रखा जाएगा मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा यहाँ पर, आर्थिक नियोजन के युग में आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र हिस्सा है। आर्थिक नियोजन के युग में आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र हिस्सा है। तो ये हो जाता है पहले बड़ा है और फिर जो है यहाँ पर ये कम हुआ है। तो ये कब की बात की गई है? तो आर्थिक नियोजन के युग की बात की गई, जब युग आरंभ हुआ था आर्थिक नियोजन का, और भारत में राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का जो हिस्सा पहले बढ़ा है और फिर वो कम हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है? राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है वो कौन सा हो जाएगा? तो राष्ट्रीय आय में आपकी मजदूरी तथा वेतन को सम्मिलित किया जाता है, अवकाश पेंशन को भी सम्मिलित किया जाता है राष्ट्रीय आय में, और अंतिम वस्तुओं को भी सम्मिलित किया जाता है राष्ट्रीय आय में, लेकिन उपादान को जो है आपका राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ठीक है, और इसकी जो लिस्ट है किस किस को जो है राष्ट्रीय आय में जो है सम्मिलित किया जाता है, इसकी भी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो इसकी वीडियो ख़त्म होने के बाद जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको इसकी जो है पूरी लिस्ट मिल जाएगी। किन किन को राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित किया जाता है, इसकी आपकी पूरी लिस्ट जो है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? जो हिंदू समृद्धि दर का संबंध है वो किस समृद्धि दर से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी इसको कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा गया हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, और हिंदू जो दर है, हिंदू दर का जो विचार है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया है प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा 1981 में। नाम आपको याद रखना है, प्रोफेसर हो जाते हैं ये राजकृष्णा। ठीक है, 1981 में जो है इसका विचार दिया गया है। ठीक है, राजकृष्णा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जबकि, आगे आपको जो है सेंटेंस पूरा करना पड़ा है, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जबकि अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि तब होती है जब अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन यानी एनएनपी बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन? तो ये जो बराबर होता है जीएनपी माइनस पूंजी हास। पूंजी हास यानी इसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। तो जीएनपी माइनस पूंजी हास होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने लगाया है?
ये लगाया गया है भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान। तो सबसे पहले किसने लगाया है? तो सबसे पहले जो इसका अनुमान लगाया गया है वो लगाया गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, भारत में जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था वो लगाया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कब लगाया गया था ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये लगाया गया था 1868 ईस्वी में। ठीक है, 1868 में लग जाता है। और इनकी एक पुस्तक भी आ जाती है, उस पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, बार बार पूछी जाती है। वो पुस्तक है आपकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो प्रति व्यक्ति आय रखी गई थी, जो अनुमान लगाया गया था वो लगाया था प्रति व्यक्ति 20 रुपये। ठीक है, 20 रुपये मासिक। ठीक है, प्रति व्यक्ति 20 रुपये मासिक इसका जो है अनुमान लगाया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय की यहाँ पर बात हो रही है। राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है वो लगाया था दादा भाई नौरोजी ने, लगाया था 1868 में। और 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह की यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है, और वर्तमान में जो ये आपका अनुमान लगाया जाता है किसके द्वारा लगाया जाता है? तो वर्तमान में लगाया जाता है ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। ठीक है, उस समय ये दादा भाई नौरोजी ने शुरुआत की थी और अब लगाया जाता है ये आपका एनएसओ के द्वारा। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? बचत में सर्वाधिक योगदान करता है वो कौन सा हो जाता है? तो बजट में जो सर्वाधिक योगदान करेगा वो करेगा घरेलू क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर, राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना का परिहार किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना का परिहार किया जाता है, तो ये किया जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद की माप के लिए वर्धित मूल्य विधि का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का सामान्य रूप से अर्थ है। जो राष्ट्रीय आय है उसका सामान्य रूप से अर्थ क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय आय का जो सामान्य रूप से अर्थ हो जाता है वो हो जाता है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये राष्ट्रीय आय का सामान्य रूप में अर्थ हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीएनपी में जीडीपी में अंतर। जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर होता है? तो जीएनपी और जीडीपी में जो अंतर होता है वो होता है विदेशों से शुद्ध साधन आय का। ठीक है, जो आपकी जीएनपी है ये आपकी जीएनपी है। तो जीएनपी में ये जो एक देश के सभी उत्पादन के साधनों द्वारा एक वर्ष में जो सभी उत्पादित अंतिम वस्तुएं हैं उनके सेवाओं के मूल्य से हो जाता है आपका जीएनपी का आशय। और यहाँ पर बात की गई है जीडीपी की। तो जो जीडीपी हो जाती है, तो जीडीपी होती है किसी देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष के दौरान जितने भी आपकी उत्पादित अंतिम वस्तुएं हैं उनके सेवाओं के मूल्य का जो योग है वो होता है आपका जीडीपी। इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ये हो जाती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर बात करेंगे यहाँ पर जीएनपी की तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात करेंगे नेशनल लेवल की और ये बात करेंगे आपके डोमेस्टिक लेवल की। ठीक है, तो इतनी चीज़ें केवल यहाँ पर आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन बनता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं सकल घरेलू उत्पाद का अंतर बराबर होता है। तो किस में बराबर होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध संपत्ति आय। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी विदेशों से जो प्राप्त शुद्ध आय है वो हो जाती है सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद के अंतर के बराबर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति कब हुई है? राष्ट्रीय आय समिति की जो नियुक्ति हुई है वो कब हुई है? तो राष्ट्रीय आय समिति की जो नियुक्ति है ये हो जाती है आपकी 1949 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है, 1949 में होती है। और ये जो है आपकी इसकी अध्यक्षता जो है कौन करता है? सबसे पहले 1949 में तो इसकी अध्यक्षता की गई है पीसी महालनोबिस के द्वारा। ठीक है, नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये नाम है हमारा, कई जगह आपको देखने को मिलेगा अर्थव्यवस्था के मामले में। ठीक है, तो पीसी महालनोबिस हो जाते हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष हो जाते हैं।
और इसका जो गठन किया गया है 1949 में इसका गठन किया गया है। तो फिलहाल जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन है। जो राष्ट्रीय आय समिति है उसके अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष हो जाते हैं आपके पीसी महालनोबिस। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर यहाँ पर इससे एक क्वेश्चन आपका और पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा जो आपकी है राष्ट्रीय आय समिति, इसकी जो पहली रिपोर्ट है वो कब पेश की गई थी। तो इसकी जो पहली रिपोर्ट है वो आ जाती है आपकी 1951 में। ठीक है। और एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ पर कि इसकी जो अंतिम रिपोर्ट है वो कब आई थी। तो अंतिम रिपोर्ट आ जाती है 1954 में। ठीक है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये बात है आपकी राष्ट्रीय आय समिति की। ठीक है। अध्यक्ष आपसे पूछा गया था, पीसी महालनोबिस हो जाते हैं। पहली जो रिपोर्ट आ जाती है वो आ जाती है 1951 में। अंतिम रिपोर्ट आती है 1954 में। गठन किया गया था 1949 में। ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपको बताई जा रही हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी बराबर होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ये बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस घिसावट। घिसावट कहा जाता है आपका डेप्रीशिएशन को। ठीक है। डेप्रीशिएशन होती है आपकी जिसको आपका मूल्यह्रास कहा जाता है। ठीक है। इसको घिसावट कह सकते हैं, डेप्रीशिएशन कह सकते हैं, या फिर इसको मूल्यह्रास भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये आपकी हो जाती है जो जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद आपकी यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वो कैसे होती है? प्रचलित कीमतों पर, प्रचलित और स्थिर दोनों कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर, या फिर मूल्य अनुपातों पर। किस पर होती है राष्ट्रीय आय की गणना? तो राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वो होती है आपकी प्रचलित और स्थिर दोनों कीमतों पर होती है राष्ट्रीय आय की गणना। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी आपका कई बार आपकी परीक्षाओं में देखा गया है। ठीक है। तो पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आपका देखा गया है। फिलहाल हमारा जो आज का वीडियो है वो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।